भारतवर्ष के कोने कोने में बिखरी पड़ी है कहानियां। कुछ पत्थरों में गड़ी हुई, कुछ पीछे छूटी निशानियां। आज हम उस कहानी को सुनेंगे जो भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ है। वो कहानी है कुतुबुद्दीन ऐबक की, जो भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। मोहम्मद गौरी का प्रतिनिधित्व करने वाला ये व्यक्ति तुर्की साम्राज्य का संस्थापक किस प्रकार से बनता है, उस कहानी को आज हम जानेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ से आया था और भारत में इसका क्या योगदान रहा? ऐसी क्या बात है जो एक बहुत बड़ा मोड़ है? कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म तुर्कमेनिस्तान में हुआ था और इसके माता पिता ने इसे एक निशापुर का काजी था जो फारस में है। निशापुर एक जगह है जो फारस में है, वहां का काजी था अब्दुल अजीज कुकी। अब्दुल अजीज कुकी, उन्होंने इसे खरीदा था। क्या नाम था उनका? अब्दुल अजीज कुकी। याद रहे, अब्दुल अजीज कुकी। कहाँ के थे ये? अब्दुल अजीज कुकी ये निशापुर जो फारस में है, वहां का क्या था? काजी था। निशापुर का काजी था अब्दुल अजीज कुकी। इन्होंने कहां से खरीदा? इनका जन्म तुर्कमेनिस्तान से हुआ था। कहां से हुआ? तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। और अब्दुल अजीज कुकी इन्होंने खरीदा। गुलामों की खरीद बिक्री होती थी उस दौर में। इंसान इंसान को खरीदता था। हालांकि अगर देखा जाए अप्रत्यक्ष रूप से तो अभी भी आपको ये देखने को मिल जाता है, ठीक है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मालूम नहीं चलता। लेकिन वो प्रतिबंध नहीं है यहाँ पर, तो मतलब एक बार खरीद लिया तो फिर वो आजीवन गुलाम रहता है। तो निशापुर के काजी अब्दुल अजीज कुकी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा। उसके बाद वापस गुलामों का बाजार लगता है और उस बाजार में मोहम्मद गौरी, गजनी का सुल्तान मोहम्मद गौरी, इसने कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक को इसने खरीद लिया और खरीदने के बाद इसने मोहम्मद गौरी का, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी का विश्वास जीत लिया। अपनी मेहनत और अपने साहस और पराक्रम के दम पर इसने मोहम्मद गौरी का विश्वास जीता और मोहम्मद गौरी ने इसकी ईमानदारी और इसके विश्वास को देखते हुए इसे एक पद दिया, अमीर ए आखुर। क्या पद दिया? देखिए ये व्यक्ति किस प्रकार से गुलामी से कहां तक पहुंचेगा, इसकी तकदीर देखिए आप। इस आदमी की किस्मत देखिए कि ये किस स्तर पर है और कहां पर जा रहा है। इसका ग्राफ जो जीवन का है वो ऊपर ही जा रहा है। अमीर आखुर का पद इसे दिया गया। अमीर आखुर क्या होता है? ये अश्वशाला, मतलब घोड़े के जितने भी जो दल होते हैं उनका प्रधान होता है, मतलब अश्वशाला का प्रधान होता है ये। तो उस पद को अमीर ए आखुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अमीर ए आखुर। और इस पद पर कौन बैठ चुका है? कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने बिठाया? मोहम्मद गौरी ने इसे अमीर ए आखुर का पद दिया। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्य क्षेत्र में बहुत ही मेहनत रही है और उपलब्धियां रही है, अचीवमेंट रही है, ठीक है। इसलिए इसे विभिन्न उपाधियां भी मिली हैं। इसे कौन कौन सी उपाधियां मिली है, एक बार उन उपाधियों की बात कर ले। तो सबसे पहले देख लीजिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में एक शब्द लिखा हुआ ऐबक। पहले तो इस ऐबक की बात कर लेते हैं कि ऐबक क्या है। इस ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का स्वामी। क्या होता है? ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का स्वामी। चंद्रमा का स्वामी।
ठीक है, ये बात ध्यान रखें। इसके अलावा ऐबक ने कौन कौन सी उपाधियां ली है वो देखिए। पहली एक उपाधि इनको मिली है पील बख्श, पील बख्श, ठीक है। और कुरान खां, कुरान खां, हातिम द्वितीय, हातिम द्वितीय, और लाख बख्श। चंद्रमा का स्वामी, पील बख्श, कुरान खां, हातिम द्वितीय और लाख बख्श। पील बख्श, कुरान खां, ठीक है, एक उपाधि कौन सी है? पील बख्श, दूसरी कुरान खां। कुरान खां, इस आदमी को कुरान कंठस्थ याद थी। देखिए, अपने धर्म का ग्रंथ पूरा कंठ पर, बहुत बड़ी बात है ये, एक बहुत बड़ा उपलब्धि है ना। ये इसलिए इन्हें कुरान खां कहा गया है। क्या कहा गया? कुरान खां। हातिम द्वितीय, देखिए हातिम एक मतलब हातिम की कहानी भी हम आपको सुनाएंगे, पूरी की कहानी है ना। अरबी और फारसी, अरब कंट्री का एक बहुत बड़ा ये व्यक्तित्व है हातिम, जिसकी एक बहुत अच्छा मतलब टीवी सीरियल पर धारावाहिक भी चलता है, ठीक है। उनकी कहानी हम किसी और दिन सुनाएंगे। अभी फिलहाल अपने पास समय नहीं है, कुतुबुद्दीन ऐबक का कंटेंट काफी ज्यादा है, तो हातिम को लेकर कभी किसी दिन बात करेंगे। तो अभी इनको ये देखिए, हातिम द्वितीय इनको उपाधि मिली है, ठीक है। और एक उपाधि है लाख बख्श की, लाखों का दान करते थे ये। जैसे महाभारत के अंदर आपने देखा होगा कर्ण, है ना, कर्ण को क्या कहते हैं? दानवीर कर्ण। तो आप वैसे ही दान कर्ण, आप ये कह सकते हो कि मध्यकालीन भारत का ये कर्ण है एक तरह से। लाख बख्श क्या है? लाख बख्श, लाखों का दान करने वाला। कुरान खां, जिसको कुरान कंठस्थ याद, इसलिए कुरान खां, ठीक है। तो ये उपाधियां इनको मिली है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये उपाधियां प्राप्त की है। अब्दुल, देखिए सबसे पहली बात क्या करी थी अपने, जन्म कहाँ हुआ? तुर्कमेनिस्तान में। कहाँ हुआ? तुर्कमेनिस्तान, ये लिखा हुआ है तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, जन्म यहाँ हुआ था। यहाँ से अब्दुल अजीज कोकी ने इसे खरीद लिया था। किसने खरीदा? मोहम्मद गौरी ने। किसको खरीदा? कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। उसके बाद इसको अमीर याकुर का पद मिला। फिर ऐबक ने कुछ उपाधियां हैं, चंद्रमा का स्वामी, पील बख्श, कुरान खां, हातिम द्वितीय, लाख बख्श। क्लियर? देखिए, कुछ इतिहासकारों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ कहा है, जिसमें एक नाम मैं लेता हूं, हबीबुल्ला। क्या नाम है? हबीबुल्ला, हबीबुल्ला। क्या कहा हबीबुल्ला ने? कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है? गुलाम। किसका गुलाम? मोहम्मद गौरी का गुलाम। तो इन्हें गुलाम वंश कहते थे भाई, गुलाम वंश। ये गुलाम वंश जो है, ये मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाएगी 1206 ईस्वी में। 25 जून 1206 ईस्वी को मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाएगी। और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक उस सत्ता पर बैठेगा। सत्ता का मतलब समझ रहे हो? जैसे कि देखो, ये मोहम्मद गौरी का एम्पायर देखिए, पहले थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। ये है अपना गजनी, ठीक है, गजनी। वैसे ये गौर प्रदेश का निवासी था, और मोहम्मद गौरी का ये प्रदेश, लेकिन गजनी भी इन्होंने जीत लिया, ठीक है, गजनी भी इन्होंने जीत लिया। इसके इधर पास में एक जगह और थी, हेरात। क्या थी? हेरात। तो गजनी गजनी इन्होंने जीत लिया, और गजनी का ये सुल्तान बना मोहम्मद गौरी। उसके बाद इसने इंडिया भी इसने जीत लिया। इंडिया जीतने के बाद में दिल्ली में, मतलब दिल्ली तो नहीं, लेकिन देखिए एक बात, ये दिल्ली मत याद रखना यहाँ पर। दिल्ली हालांकि जीत लेते हैं ये, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रतिनिधित्व बनाया जाता है इंडिया का, भारत का, ठीक है। भारत का प्रतिनिधित्व किसे बनाया जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जब रिप्रेजेंटेटिव बनेगा मोहम्मद गौरी का, तब अपनी राजधानी दिल्ली को नहीं रखता है, और किसको रखेगा? वो लाहौर को रखता है, ठीक है, लाहौर। 25 जून, हबीबुल्ला की बात भी करता हूं मैं, ठीक है। 25 जून 1206 ईस्वी को
मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाने के बाद 25 जून 1206 ईस्वी को मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो इनका साम्राज्य है ये गजनी और भारत ये वाला, तो ये इसका उत्तराधिकारी कौन होगा? वैसे मोहम्मद गौरी का कोई औलाद नहीं थी, लेकिन फिर भी मोहम्मद गौरी कहता था कि किसी पिता के एक दो पुत्र होते हैं, लेकिन मेरे हजारों पुत्र हैं। मतलब वो अपने गुलामों को ही अपना पुत्र मानता था, यही मेरे साम्राज्य को आगे बढ़ाएंगे। तो हजारों गुलामों की बात नहीं करेंगे। इसके जो 3 गुलाम हैं वो प्रमुख गुलाम हैं। एक तो है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है, ऐबक भारत में, ठीक है, क्लियर। और एक है सिंध और मुल्तान का प्रदेश। उस समय एक गुलाम और था नासिरुद्दीन कुबाचा, वो इस जगह को संभालेगा, इस जगह पर सत्ता अपनी बनाएगा, वो नासिरुद्दीन कुबाचा, ठीक है। और गजनी में कौन बैठेगा? गजनी में बैठेगा ताजुद्दीन यल्दौज। कौन? ताजुद्दीन यल्दौज, ध्यान रहे, ताजुद्दीन यल्दौज, ऐबक, नासिरुद्दीन कुबाचा और ताजुद्दीन यल्दौज। मोहम्मद गौरी जब मृत्यु हो जाती है, ठीक है, सिंधु नदी के किनारे जब ये नमाज पढ़ रहा था, तो खोखरों ने इसको नमाज पढ़ते वक्त इसका सर धड़ से अलग कर दिया, ठीक है, इन्हें मार दिया। तो मारने के बाद सत्ता पर कौन बैठेगा? तो इस प्रकार का साम्राज्य बन गया। भारत किसने देखा? ऐबक ने, ठीक है। नासिरुद्दीन कुबाचा ने सिंध और मुल्तान, गजनी ताजुद्दीन यल्दौज, ये इस प्रकार से अपनी अपनी जगह पर बैठ गए, क्लियर। तो 25 जून 1206 ईस्वी को ये तीनों गुलाम बैठ गए। इसके बाद भी गुलाम ही आएंगे, ठीक है। गुलाम, देखिए गुलाम जो हम ये पूरे इस वंश में पढ़ेंगे, ये जो पूरी डायनेस्टी में हम गुलाम की बात करेंगे, 3 प्रकार के गुलाम देखेंगे हम। एक तो कुतुबी गुलाम। कौन से गुलाम? कुतुबी वंश, मतलब 3 वंश देखेंगे गुलाम। कल हमने सिलेबस की परिचर्चा की, तब आपने देखा होगा कि 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश चलेगा, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का समय मैंने आपको बताया था कि 1206 से 1210 ईस्वी तक का समय आपको बताया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हो रही? 1206 ईस्वी में, और ये सत्ता पर कब बैठ रहा है? शासक कब बन रहा है? 1206 ईस्वी में। यहाँ दिल्ली का, लाहौर का, भारत की राजधानी लाहौर को बनाया, दिल्ली को नहीं बनाकर किसे बनाया? लाहौर को बनाया। तो 1206 ईस्वी से लेकर के 1290 ईस्वी तक में कितने वंश थे इस गुलाम वंश में? इस गुलाम वंश में थे कुतुबी वंश, ठीक है, और एक था अपने शमसी वंश। कौन सा वंश था? शमसी वंश, और एक था बलबनी वंश, ठीक है, बलबनी वंश, कुतुबी वंश, शमसी वंश, बलबनी वंश बलबन से, ठीक है। तो ये वंश थे, क्लियर, ये गुलाम वंश में थे। तो मैं बात कर रहा था हबीबुल्लाह, जो हबीबुल्लाह साहब है, ये क्या कहता है? हबीबुल्लाह जो इतिहासकार है, ये कहते हैं कि हमें इन शासकों को गुलाम नहीं कहना चाहिए। तो फिर क्या कहे साहब? गुलाम मत कहो, आप इन्हें मामलुक कहो, मामलुक वंश कहेंगे। क्यों? देखिए सुनिए, मामलुक इसलिए क्योंकि ये स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न संतान थी, ये कोई गुलाम नहीं थे, ये जन्म से स्वतंत्र माता पिता की उत्पन्न संतान थी, इसलिए इन्हें मामलुक वंश कहना चाहिए, ये हबीबुल्लाह कहते हैं, क्लियर। एक और इतिहासकार की बात करना चाह रहा था, और उनका नाम है के.ए. निजामी। ठीक है। के.ए. निजामी क्या कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में? कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाएगा। मतलब तुर्की राज्य ऐसा नहीं कहेंगे, भारत में, सॉरी, हम कहेंगे भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है। तो के.ए. निजामी कहता है कि भारत में तुर्की राज्य की, मतलब तुर्की साम्राज्य की रूपरेखा
कुतुबुद्दीन ऐबक ने तैयार की थी, है ना। इस तुर्की साम्राज्य की रूपरेखा किसने तैयार की? तुर्की साम्राज्य की जो रूपरेखा है, रूपरेखा वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने तैयार की थी। इसके आगे हम देखेंगे, है ना, इसके आगे हम देखेंगे कि इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, है ना, इस तुर्की साम्राज्य का सत्तारूढ़ करेगा, सत्तारूढ़ करेगा। मतलब रूपरेखा बनाई किन्होंने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन इस सत्ता को मजबूती कौन प्रदान करेगा? इल्तुतमिश करेगा। इसलिए कहते हैं कि तुर्की राज्य का संस्थापक तो हमने कहा, भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन भारत में तुर्की राज्य का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश, क्योंकि सत्तारूढ़ करेगा, ये जमाएगा, मतलब जड़े रोपेगा, बिल्कुल नींव रखी इन्होंने, लेकिन ये पूरी तरह से मजबूती प्रदान करेगा, अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा इल्तुतमिश। ठीक है, उनके बारे में भी अगले टॉपिक में बात करेंगे। तो फिलहाल अभी हम बात करें तो दो इतिहासकारों के बारे में देखा। दो इतिहासकार थे हमारे। हबीबुल्लाह साहब ने क्या कहा? हबीबुल्लाह ने कहा कि ये गुलाम नहीं कहना चाहिए, इन्हें मामलूक कहना चाहिए। और के ए निजामी कहता है कि ये तुर्की राज्य साम्राज्य की, इसने तुर्की साम्राज्य की रूपरेखा तैयार की थी। ठीक है, और इल्तुतमिश ने इसे सत्तारूढ़ किया था। तो वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश और तुर्की, भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। यहां तक बात हो गई। एक और बात वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भारत में गुलाम वंश के सभी शासक एक जनजाति थी, उससे संबंध रखते थे, उससे आते थे। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक उस जाति से नहीं था। तो उस जनजाति का नाम है इल्बारी तुर्क। क्या नाम है? याद रखना, इल्बारी तुर्क। ठीक है, ये एक जनजाति है, जनजाति है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो इस जनजाति का नहीं था। बाकी गुलाम वंश के सभी शासक इल्बारी जनजाति से आते हैं, ध्यान रखें। ठीक है, क्लियर? ये इल्बारी जनजाति। अब देखिए, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमने काफी बात की है, लेकिन जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में यहाँ पर इनमें भी विवाद चलता है। मैं आपको एक बात बता दूं, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो समय पीरियड है वो 1206 ईस्वी से लेकर के कितना है, 1210 ईस्वी तक शासन के रूप में है। ठीक है, तो इस समय को हम अलग अलग भागों में बांट कर देखते हैं कि उस समय वो क्या थे, उस समय वो क्या थे। तो एक समय तो है कि भाई 1192 ईस्वी में भारत में आ गया। कब आ गया? 1192 ईस्वी। ठीक है, तो 1192 ईस्वी में भारत में आ गया। 1192 ईस्वी से लेकर के 1206 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का प्रतिनिधि रहा। क्या रहा? गौरी का प्रतिनिधि बनकर रहा। क्लियर? और फिर 1206 ईस्वी से लेकर के 1208 ईस्वी तक गौरी की मृत्यु के बाद, ठीक है, गौरी की मृत्यु के बाद में ये मलिक और सिपे सलार की उपाधि धारण करके रहा। मलिक और सिपे सालार, और फिर आगे भी उपाधि अपने आप को यही मानता है ये। ठीक है, और फिर 1208 से लेकर के 1210 तक इसे जो मोहम्मद गौरी का मृत्यु होने के बाद में जो उसने उत्तराधिकारी अपना नियुक्त किया था, ठीक है, उसका नाम था मोहम्मद गयासुद्दीन। मोहम्मद गयासुद्दीन ने इसे गुलामी की दास्ता से मुक्त कर दिया। कब किया? 1208 ईस्वी में। तो 1208 ईस्वी में ये मतलब मुक्त हो गया था गुलामी की दास्ता से। तो इसे सुल्तान की उपाधि, सुल्तान कहा, लेकिन इसने फिर भी अपने आप को मलिक और सिपह सलार ही समझता रहा। क्यों? क्योंकि इसने अपने जीवन में कभी भी अपने नाम के सिक्के नहीं ढाले, जो आज तक मिले भी नहीं है। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम का कभी खुतबा भी नहीं पढ़वाया, ये बात ध्यान रखना। तो ये इसका टाइम पीरियड है 1192 से 1206 गौरी का प्रतिनिधि रहा, 1206 1208 मलिक सिपह सलार। हालांकि इसको सुल्तान की छत्र वगैरह इसको सब दिए थे, है ना, भेजे थे, मतलब इसने
गजनी जो गौरी का जो रिप्रेजेंटेटिव था, है ना, उत्तराधिकारी था। रिप्रेजेंटेटिव तो भारत में तो ये था कौन, ऐबक, नासिरुद्दीन कुबाचा, सिंध मुल्तान, ताजुद्दीन यलदौज गजनी। बाकी गौरी साम्राज्य का गौरी का जो उत्तराधिकारी था वो मोहम्मद गयासुद्दीन था। क्लियर। अब देखिए ये जो समय है ना, कौन सा 1206 से लेके 1208 ईस्वी, ये वाला जो समय है, इस समय में स्ट्रगल करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा ऐबक को। किससे? अपने आंतरिक मित्रों से ही। क्यों? क्योंकि ताजुद्दीन यलदौज की भी नजर यहाँ पर है, नासिरुद्दीन कुबाचा की भी नजर यहाँ पर। तो ये क्या करता है ऐबक, अपने इनसे सुलझने के लिए, उलझना नहीं चाहता है, वैवाहिक संबंध का सहारा लेता है। तो क्या करेगा, ताजुद्दीन यलदौज की बेटी से शादी कर लेगा। ताजुद्दीन यलदौज की पुत्री से ये क्या कर लेगा, शादी कर लेगा, पुत्री से शादी कर लेगा, ठीक है। और अपनी बहन की शादी कुबाचा से करवा लेगा, ठीक है। और एक व्यक्ति और है जो उस समय ताकतवर था, है ना, वो कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम था, मतलब गुलामों का गुलाम। उसका नाम है इल्तुतमिश। क्या नाम है? इल्तुतमिश, इल्तुतमिश या अल्तमिश, ठीक है, इल्तुतमिश या अल्तमिश। इससे अपनी बेटी की शादी करवा देगा, ठीक है। इल्तुतमिश अल्तमिश क्या करेगा, इसे अपनी पुत्री दे देगा। तो हो गई वैवाहिक संबंध से, इनमें संबंध हो गया, आप थोड़ी लड़ेंगे ये, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने साम्राज्य का इसने सुदृढ़ीकरण किया। उसके बाद देखिए इसने और क्या किया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक संत है, उन संत की याद में इसने एक मीनार बनाई थी नमाज पढ़ने के लिए, जो अजान दी जाती है, उस अजान, वर्तमान में अजान के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो उस मीनार का नाम है कुतुब मीनार। आपने खूब सुना होगा, खूब सुना होगा, दिल्ली में देखा भी होगा, ठीक है, कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार जो है ये अपने खुद के नाम पर नहीं बनाई इसने। आप सोच रहे होंगे कि इनका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक है, नहीं। इसने जो ये मीनार बनाई, ये एक संत थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, है ना, बख्तियार काकी। आपको यहाँ पर एक कंफ्यूजन जरूर होगा, एक आदमी और है बख्तियार खिलजी, उस खिलजी का नाम है, ये तो संत है काकी तो, और खिलजी क्या, लड़ाकू है ना, लड़ाई खोर है, वो युद्ध करने वाला है ना। वो एक बख्तियार खिलजी है, वो खिलजी बंगाल पर आक्रमण करेगा, बिहार पर आक्रमण करेगा, वहां पर नालंदा विश्वविद्यालय, उसका नाम भी लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। एक व्यक्ति और देखो, कुतुब मीनार किसकी याद में बनाई थी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में, ठीक है। एक नाम और है इख्तियारुद्दीन, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। देखिए आपको इतना लंबा नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल इतना से याद रखना है, क्या, बख्तियार खिलजी, ठीक है। ये याद रखो, बख्तियार काकी, बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार। और ये बख्तियार खिलजी क्या करेगा, इसके बारे में देख लीजिए। ये बख्तियार खिलजी बंगाल और बिहार बंगाल पर आक्रमण करेगा, ठीक है। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इनको जला देगा, निस्ते नाबूद कर देगा। कई पांडुलिपियां, कई इतिहास, कई साहित्य जलकर राख हो जाएगा। कुतुबुद्दीन बख्ती, सॉरी, ये इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के कारण नालंदा विश्वविद्यालय समाप्त, विक्रमशिला विश्वविद्यालय समाप्त, ठीक है। और बंगाल का उस समय राजा था, ठीक है, लक्ष्मण सेन। कौन था? लक्ष्मण सेन। इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी थी नदिया। क्या राजधानी थी? बंगाल में राजधानी नदिया। इनका आक्रमण करेगा और युद्ध जीत जाएगा। कौन? बख्तियार खिलजी। और अपनी राजधानी नदिया से हटाकर कहाँ बना देगा? लखनऊती। लखनऊती को अपनी राजधानी बनाएगा। लखनऊती को अपनी राजधानी बनाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, उस दौर में
जब ये लखनऊ को राजधानी बनाता है और बंगाल का मतलब वहाँ पर सत्ता स्थापित कर देता है, तो लेकिन एक व्यक्ति है मीर अली मर्दान खां। क्या नाम है? अली मर्दान खां। ये व्यक्ति बख्तियार खिलजी को मार देगा और खुद बंगाल की गद्दी पर बैठ जाएगा। खुद बंगाल की गद्दी पर क्या होगा? बैठ जाएगा। तो फिर क्या होता देखिए, फिर ये अली मर्दान खां स्वतंत्र व्यवहार करने लग जाएगा बंगाल में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक अपने एक सेनापति को भेजेगा, जिसका नाम याद रखना पड़ेगा आपको। क्या नाम है उसका? कैमाज रूमी। क्या नाम है? कैमाज रूमी। ठीक है, कैमाज रूमी, यहां लिख रहा हूं, कैमाज रूमी। नोट्स फॉर्म में भी मैं आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, अभी आपको केवल समझने के दृष्टिकोण से समझते रहिए कि आप ऐसा नहीं कि भाई वो वहाँ ये वहाँ वैसा, बस एक तरीका जो मैं बोल रहा हूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक भेज रहा है अली मर्दान खां या बंगाल में, और केमाज रूमी इसे क्या करेगा, यहाँ इसे अपने उस कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार करवाएगा। और अधीनता स्वीकार करा करके आप बोले कि आप अधीन रहिए, स्वतंत्र से व्यवहार मत कीजिए, अभी आपकी इतनी औकात नहीं हुई है कि आप स्वतंत्र बन जाए, थोड़ी बहुत अपनी हैसियत बनाइए, फिर आप स्वतंत्र व्यवहार कीजिए। तो फिर वो बोला फिर मैं क्या करूँ साहब, आप यहाँ के सूबेदार बन जाइए। तो इसको सूबेदार नियुक्त कर दिया। क्या नियुक्त कर दिया? सूबेदार। केमाज रूमी ने अली मर्दान खां को यहाँ का बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया। ये बात ध्यान रहे। क्लियर? तो ये थी बंगाल की घटना की बात। बंगाल के पूरे अभियान को हमने पूरी बात कर लिया। तो हम कहा थे कि भाई कुतुब मीनार जो था उसको बनाया था किसने? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इस बख्तियार काकी से मेरे माइंड में ये बख्तियार खिलजी आ गया है, तो इनकी कहानी भी मैंने आपको पूरी बता दी है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या निर्माण कराया उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो कुतुब मीनार बनी किसकी याद में, किसकी स्मृति में, किसके सम्मान में? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ मस्जिदें बनवाई थी, है ना। मस्जिद कौन कौन सी बनवाई देखिए। एक मस्जिद बनाई दिल्ली के अंदर, है ना, बहुत ही फेमस मस्जिद है, बहुत ही प्रसिद्ध मस्जिद है। ठीक है, पूरे भारतवर्ष में, संपूर्ण भारत के अंदर इस्लाम पद्धति पर आधारित, किस पर आधारित? इस्लाम पद्धति पर आधारित भारत की पहली मस्जिद है ये, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जो वर्तमान में दिल्ली में है। ठीक है, कहाँ पर है? दिल्ली में। पहले भी दिल्ली में थी, वो कहीं और ऐसा नहीं। ठीक है, दिल्ली में है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। क्या नाम उसका? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। वैसे इसके अलावा एक मस्जिद और बनाई, मस्जिद तो बनाई, लेकिन फेमस मस्जिद एक तो कुव्वत उल मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, ये कहाँ पर है? दिल्ली में है। ठीक है, भारत में निर्मित पहली इस्लाम पद्धति पर आधारित, इस्लाम पद्धति पर आधारित मस्जिद। ठीक है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। अब देखिए दूसरी जो मस्जिद है, ठीक है, अजमेर में है, जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, 2.5 दिन के झोपड़े का जो पुराना जो इतिहास देखिए, ये पहले 2.5 दिन का झोपड़ा, ये वर्तमान में इसमें मस्जिद बन चुकी है। क्या बन चुकी है? मस्जिद। किसने बनाई मस्जिद? हाँ, बनाने वाले हैं हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। इस मस्जिद में वर्तमान में यहाँ पर पंजाब शाह पीर का उर्स लगता है। पंजाब शाह जो पीर है उनका 2.5 दिन का उर्स लगता है। 2.5 दिन का क्या लगता है? उर्स लगता है। उर्स का मतलब मेला। ठीक है, मेला लगता है, 2.5 दिन का मेला लगता है। क्लियर?
देखिए यहाँ पर जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, ये मस्जिद बन चुकी है। पहले ये एक संस्कृत पाठशाला थी, और इस संस्कृत पाठशाला को बनाने वाले थे चौहान वंशीय शासक विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव। ठीक है, ये क्या थी? संस्कृत पाठशाला थी। ठीक है, और विग्रहराज चतुर्थ है ना, किन्होंने बनाया? बीसल देव चौहान की ये थी, बीसल देव चौहान, बीसल देव चौहान, विग्रहराज चतुर्थ बीसल देव चौहान। इस संस्कृत पाठशाला पर इनका एक नाटक है, हरिकेली नाटक। क्या नाम है? हरिकेली नाटक। वो भी उत्कीर्ण है, और अभी भी उत्कीर्ण है उस मस्जिद पर भी, 2.5 दिन के झोपड़े पर भी। ये बात ध्यान रहे, हरिकेली नाटक, हरिकेली नाटक, बीसल देव चौहान। ठीक है, यहाँ पर यहाँ तक ये बात हो गई, हरिकेली नाटक। हरिकेली नाटक। तो देखिए संस्कृत पाठशाला की बात हो गई, हरिकेली नाटक। इसके बाद देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने कई अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया था। ठीक है, जिसमें इसने राजस्थान में जैसे कि अजमेर है ना, अजमेर नागौर, ठीक है, कई जगह आक्रमण किए थे, रणथंभौर वगैरह कई आक्रमण इन्होंने किए। ठीक है, इसके अलावा एक आक्रमण इनका बुंदेलखंड पर मिलता है, बुंदेलखंड। वहां के राजा थे परमर्दी देव। क्या नाम था? परमर्दी देव। परमर्दी देव को इन्होंने पराजित किया था, ये बात ध्यान रहे। क्लियर? अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ विद्वानों को संरक्षण दिया था, उसमें थे फख्र-ए-मुदब्बिर। क्या नाम है? फख्र-ए-मुदब्बिर, फख्र-ए-मुदब्बिर, फख्र-ए-मुदब्बिर। ठीक है, और एक है हसन निजामी, हमने पहले भी बात की थी हसन निजामी की। ठीक है, इन दोनों किताबें याद रखिए, जिसमें इनके जीवन का वर्णन मिलता है। फख्र-ए-मुदब्बिर की किताब है अदब उल हर्ब, अदब उल हर्ब। ठीक है, और हसन निजामी की जो बुक है वो है ताज उल मासिर, ताज उल मासिर। इन बुक में इनका जीवन का वर्णन मिलता है। एक बात ध्यान रखना, फख्र-ए-मुदब्बिर से संबंधित बता रहा हूं। पहली बार दिल्ली सल्तनत में पहला ही राजा वैसे वजीर का पद बनाते हैं ये, और पहला वजीर किसे बनाया? फख्र-ए-मुदब्बिर को। फख्र-ए-मुदब्बिर को पहला वजीर बनाया गया था। संपूर्ण दिल्ली सल्तनत में हम पूरे वजीर को लेकर के एक अलग से लिस्ट बना देंगे। ठीक है, जो भी है, क्योंकि प्रश्न बन जाते हैं, सुमेलित कीजिए वजीरों को लेकर के, सारे वजीर एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, ये वो बात हो गई। अब देखिए ये कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित सभी बातें हमने कर ली है, और अब आखिरी बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक एक गेम खेल रहे थे। ठीक है, उस गेम का नाम है पोलो। और ये पोलो गेम क्या होता है? ये पोलो गेम होता है घोड़े पर खेला जाता है, घोड़े पर बैठ करके, और घोड़े पर ये गेम खेलते खेलते वहां, मतलब इस गेम के ये धुरंधर थे। ठीक है, और आपको पता है कि जो तैरना जानता है वही डूबता है। तो पोलो गेम खेलते खेलते घोड़े से गिर गए, और इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, मर गए। क्लियर? कुतुबुद्दीन ऐबक मर गए, तो अब क्या करें? चैप्टर समाप्त, कुतुबुद्दीन ऐबक का टॉपिक समाप्त। क्लियर? ये बात ध्यान रखना एक, कि जो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनी थी, ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद एक गढ़ है, राय पिथौरा गढ़। क्या नाम है? राय पिथौरा। पृथ्वीराज चौहान ने बसाया था। ठीक है, वो नगर, और उसी के किनारे कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनी थी। कहा जाता है कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद ये 27 जैन मंदिरों को तुड़वा करके बनी थी, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। जो पहला जो राय पिथौरागढ़ की जो मैंने बात की है, ये दिल्ली जो नगर है, दिल्ली जो शहर है, दिल्ली जो राजधानी है, उसके आस पास में बसा पहला शहर है। मतलब उस दिल्ली के आसपास में 7 शहर बसेंगे। कितने शहर? 7 शहर, जिसमें से पहला शहर कौन सा है? राय पिथौरागढ़ है। ठीक है,
और दूसरा शहर कौन सा है? दूसरा शहर है सीरी, अलाउद्दीन खिलजी बसाएगा मंगोल आक्रमण से बचने के लिए। तीसरा शहर गयासुद्दीन तुगलक बसाएगा, ठीक है, तुगलकाबाद के नाम से। चौथा शहर मोहम्मद बिन तुगलक बसाएगा जहांपनाबाद के नाम से, ठीक है। पांचवा शहर फिरोज शाह तुगलक बसाएगा फिरोजाबाद के नाम से, ठीक है। फिर छठा शहर, देखिए छठा शहर जो है वो मुगल काल में हमारे बादशाह है एक हुमायूं, उनके शासन काल के बीच में एक और वंश आता है सूरी वंश, जिसमें प्रमुख शासक हुआ है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी बसाएगा शेरगढ़, छठा शहर। और सातवां शहर दिल्ली शहर में जो सातवां शहर है वो बसाएगा शाहजहां, शाहजहानाबाद के नाम से। तो ये 7 शहर भी याद करना है आपको, मैं लिखवा दूंगा बाद में अगली वीडियो में, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं। अगले वीडियो में मिलने से पहले मैं अगले वीडियो की पृष्ठभूमि रख लेता हूँ कि अगले वीडियो में पृष्ठभूमि क्या है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में अगला जो राजा, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु अचानक हुई है, ठीक है, पोलों से गिर गया। अचानक मृत्यु होने से फिर क्या होगा कि एक राजा बनेगा आराम शाह के नाम से, बहुत कम समय तक रहेगा। अबुल फजल ने कहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का भाई था, ठीक है। और सिराज तो कहता है कि इनके कोई भाई था, मतलब इनकी कुछ बेटियां भी थी, ठीक है। लेकिन अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है, भाई था क्या था पता नहीं, लेकिन अबुल फजल ने कहा ये बात याद रखना। लेकिन राजा यही बनेगा आराम शाह, लेकिन कुछ समय तक आराम करेगा, फिर ये चला जाएगा और नया शासक आएगा अल्तमश, इल्तुतमिश। कौन आएगा? इल्तुतमिश, अल्तमश। तो हमारा अगला वीडियो जो होगा उस तुर्की साम्राज्य, मतलब भारत में तुर्की साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक है इल्तुतमिश, अल्तमश को लेकर होगा। तो मिलते हैं इल्तुतमिश के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।